ही होती है क्या? नहीं, अलग अलग होते हैं। क्या डिफरेंस होता है इनमें? इनमें डिफरेंस ये होता है मैम कि जो कपालभाति है वो ऑल्टरनेट ब्रीदिंग है। एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, अपोजिट से एक्सेल, और जिससे एक्सेल करते हैं उसी से इनहेल करते हैं। मतलब वो होता ना दही जैसे हम मथते हैं ना, चर्निंग, इनहेल एक्सेल, फिर इसी से इनहेल फिर एक्सेल, तो चर्न होती है। लेकिन सूर्य भेदी में हम हमेशा राइट से इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सेल करते हैं। एवरी टाइम इनहेल through the right nostril and exhale from left nostril. ठीक है मैम, अनुलोम विलोम और इसमें क्या डिफरेंस रहता है फिर सूर्य वेदन में उसमें? मैम डिफरेंस हुआ ना उसमें, यदि हम लेफ्ट से भी इनहेल करते हैं, इसमें हम लेफ्ट से कभी भी इनहेल नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी हम और जो देखिए सुनिए, अभी हमारा जो टॉपिक था हम उसी टॉपिक पे रहे, है ना। अगर हम बाहर के क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो वो नॉन एंडेबल हो जाएंगे और हमारी क्लास का जो यूटिलाइजेशन है वो टाइम का नहीं मैम क्या होगा। है कि मैं ना उसकी प्रोजेक्ट फाइल बना रही हूँ, तो थोड़ा सा लिखने के लिए समझ नहीं आ रहा था, इसलिए पूछ रही थी। अच्छा, नहीं आप आसन बंद मुद्रा प्राणायाम जो है बुक उसको रेफर करें तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टरी सिस्टम, तो हम इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन करें, और इवन इसमें हम पर्सनल क्वेश्चन भी ना करें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी के संबंध नियरेस्ट या डियरेस्ट को कोई प्रॉब्लम है तो वो हम पर्सनली लेवल पर ही करें। यहाँ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, चलिए, तो कल लास्ट में कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था जिसको मैंने नेक्स्ट डे के लिए बोल दिया था। या कोई भी और जो भी क्वेश्चन है जिसका, तो शुरू करें। सेल्फ अनम्यूट कर लें अपने आप को और शुरू करें। नमस्कार मैम। मैम वो नमस्कार। कल जो गर्भ संस्कार का जो टॉपिक था उससे हम्म रिलेटेड है मेरा, हम्म कि जैसे स्पर्म और ओवर जो भी फ्यूज हो गए, एक सेल बन गया, उसमें जो भी हम्म जीवात्मा आएगा तो हम्म उसका अपना भी तो कार्मिक कुछ होगा ना, या हम सारा बिल्कुल। मदर के ऊपर ही उस पर ले सकते हैं परसेंटेज? देखिए, क्या होता है कि जो जो भी आत्मा आती है, तो हम पहले से मैंने आपको कल बताया था कि हम बिफोर 6 मंथ ये शुरू कर देते हैं प्यूरिफिकेशन, है ना, क्योंकि अच्छी आत्मा आ सके। तो एक तो हमारा ये फर्स्ट कर्म हो गया। ठीक है, अब ऑलवेज जो आत्मा आती है, चूंकि मैंने हमेशा आपको ये बताया कि वो अपना कारण और सूक्ष्म शरीर साथ में लाती है, तो उसके अपने कार्मिक जो भी बंध है वो तो रहेंगे ही। हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो पूरा ना सही एक छोटा लगेज तो रहता ही है साथ में, तो वो लगेज तो उसका साथ में रहता ही है। लेकिन किसी भी कर्म के फल को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रिक्वेंसी वो हम चेंज कर सकते हैं, कि वो कर्म कितनी तीव्रता के साथ उदय हो या कितनी कम तीव्रता के साथ उदय हो, है ना। जैसे एक छोटी सी स्टोरी इसके बारे में अक्सर सुनाई जाती है, शायद आप लोग ने कहीं सुनी भी होगी, कि एक राजा के यहाँ उसकी रानी को 2 संतानों ने जन्म लिया, ट्विंस ने। ठीक है, अब चूंकि महाराज थे तो राजपुरोहित को बुलाया गया, दोनों का हॉरोस्कोप बनवाया गया, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जब ये 21 साल के होंगे दोनों, तो एक को सूली की सजा मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा, और दूसरा राजा बनेगा। अब जब थोड़े वो बड़े हुए 10-12 साल के, तो उनको ये चीज बता दी गई। अब वो जिसके पक्ष में ये था कि वो राजा बनेगा, सपोज ए है उसका नाम, तो ए तो बड़ा निश्चिंत हो गया, मुझे तो राजा बनना ही है। तो वो अपना पूरा जीवन ऐशो आराम में, और जैसे राजाओं का एक व्यवहार होता है कि किसी पे दया ना करना, किसी का हेल्प ना करना, उस पोजीशन में जीने लगा।
और दूसरा जो था बी, उसको मालूम था मुझे 21 साल में मर जाना है, मुझे सूली की सजा होनी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ अच्छे काम करके मरूं, कम से कम अगले साल, अगले जो भव होगा या अगला जो जन्म होगा उसमें मुझे ये सब ना फेस करना पड़े। तो वो बहुत सात्विक जीवन जीने लगा, एक साधु के जैसे। अब दोनों 21 साल के हो गए, ना बी को सूली की मृत्यु दंड मिला, ना ए राजा बना। तो दोनों बोले यार ये तो पुरोहित बड़ा गड़बड़ था। तो बोले चलो देखते हैं। अब दोनों भागते हुए उसके यहाँ गए। अब जल्दबाजी में नंगे पैर भाग रहे थे, तो अचानक बी है जो वो बहुत जोर से चीखा। एक कील थी जो उसके पैर के आर पार हो गई थी। ठीक है, वो बहुत दर्द से तड़फा, चिल्लाया, फिर उसने जैसे तैसे वो कील निकाली, पट्टी बांधी और पहुंचा। और ए था, उसको एक पत्थर की ठोकर लगी। तो उसमें तो राजा वाले अहंकार थे, किसने यहाँ पत्थर डाल दिया, पैर पत्थर को एक जोर से ठोकर मारी। तो उसके नीचे एक छोटा सा मटका निकला जिसमें मोहरें भरी हुई थी सोने की। तो उसने वो उठा ली। दोनों उसके पास पहुंचे, बोले आपने जो बोला था वो तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बोले हुआ तो वही है, लेकिन जो 20 साल में तुम लोग के कर्म रहे कि जिसको मृत्यु दंड मिलना था उसने इतने अच्छे कर्म किए कि अपने मृत्यु दंड की तीव्रता को इतना कम कर लिया कि एक कील उसके पैर के आर पार होके उसको वो वेदना देके खत्म हो गया उसका फल। और दूसरा था, उसने अपने जीवन को इस तरह जिया कि जो राजा बनने को उसका मिलने वाला था फल, वो एक सोने का भरा हुआ मटका मिलके खत्म हो गया। तो कोई भी कर्म जो है उसके फल तो मिलना निश्चित है, बट वो उनकी तीव्रता को, उनके समय को, इन सबको हम बदल सकते हैं। तो जो माँ की भूमिका रहती है वो इसमें रहती है कि ठीक है वो जो सूटकेस लाया वो तो है, अब वो उसमें क्या खुले, कब खुले, कैसे खुले, कितना खुले, वो मैं मैनेज कर दूं। क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ गाइड कर सकते हैं, उसके अलावा आपका हक नहीं होता है। जो हम कुछ देर के लिए पेरेंट्स भूल जाते हैं, उनको लगता है कि जो करता धरता है बच्चों के वो हम ही हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा कैरियर बनेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा बच्चा सोचेगा, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसके अपने बैगेजेस साथ होते हैं, है ना। तो पेरेंट्स की भूमिका सिर्फ एक गाइड तक रहती है कि वो अपने बच्चे को गाइड कर दें कि बेटे ये दो रास्ते हैं, इस पे चलोगे तो तुमको कठिनाई होगी, लेकिन जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। इसमें बहुत सुविधाएं हैं लेकिन फ्यूचर जो है वो ब्राइट नहीं है। लेकिन आप चलने पे मजबूर नहीं कर सकते, है ना। और बाई चांस आपने उसको बहुत पुश किया, जो आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे को अच्छा जॉब होनी चाहिए, अगर फॉरेन में सेटल है तो मीन्स हमारा बेटा बहुत अच्छा है। तो ये सब फिर फाइनली उसको कहाँ पहुंचाएगा, कोई साइकोलॉजी प्रॉब्लम में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रेशर बियर कर रहा है। और फाइनली वो उसको डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर, कोई ना कोई एक ऐसे साइकिक पोजीशन में पहुंचाएगा, या सुसाइडल अटेम्प्ट। तो इस तरह से वो आपके जो बनाया हुआ आपका रास्ता है वो कभी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो डेस्टिनी है वो वहीं चलेगी। आप इतना जरूर सिखा सकते हैं कि आपको लग रहा है इसके रास्ते में बहुत गड्ढे हैं, तो आप उसको कूदना सिखा दें कि बेटा ध्यान से नीचे देख के चलो, गड्ढा आ रहा है उसको जंप कर लो। आप ये काम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो माँ की भूमिका रहती है वो गाइड करने की रहती है, और उस बच्चे में उसका कार्मिक अकाउंट जो है, उसकी जो नेगेटिविटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर दे। ठीक है मैम, एक बार ये कारण शरीर थैंक और यू मैम। सूक्ष्म शरीर, देखिए 3 शरीर होते हैं, जब आप हठ योग में एनाटॉमी पढ़ेंगे तो और क्लियर पढ़ेंगे, लेकिन त्रिशरीर माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मतलब क्या, जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे हमारी स्किन, बोन, मसल्स, ये सारी जो है वो किस में आ जाती हैं, हमारे स्थूल शरीर में। फिर आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या आता है, जितनी एनर्जीज हमारे अंदर जा रही है, ऊर्जा, और जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं, क्योंकि थॉट भी एक ऊर्जा है, तो सारी जो एनर्जीज हैं वो आ जाती हैं सूक्ष्म शरीर में।
और जितने हमारे संस्कार वगैरह होते हैं ये कारण शरीर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 शरीर हमारे माने जाते जी मैम। कुछ मैम लोगों को जैसे ये तो बताया कि मतलब माँ के मनोभावों का गर्भस्थ बालक पे असर पड़ता है, पर मैम ऐसे उल्टा भी तो होता है ना कि जो जीव आपका आ रहा है और वो जैसे कर्म या परिणाम लेके आ रहा है तो उसके मनोभावों का माँ के मनोभावों पर भी असर होता है। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसीलिए 6 महीने पहले से उसको प्यूरिफाई करते हैं। जितने आप पॉजिटिव होंगे, जितने प्योर होंगे, जितना मजबूत आपका मनोबल होगा, उतना दूसरे का असर आप पर कम पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट हमेशा कहाँ होता है? जहां वीकनेस होती है। नेगेटिव अगर कोई बहुत अधिक है, आप कम हैं, भले ये अच्छी चीज है, लेकिन नेगेटिव फ्लो आपकी तरफ हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव आप अधिक हैं, दूसरा कम है, तो आपका पॉजिटिव फ्लो उस तरफ हो जाएगा। तो ऊर्जा का हमेशा ये सिद्धांत ही है कि वो उस ओर बहती है जहां पर कम है। तो इसीलिए शुरू के 6 मंथ में जो अष्टांग योग में यम नियम आता है, या हमारे जैन धर्म में जो पंच महाव्रत आते हैं, ऐसी चीजों का पालन करके, सात्विक फूड, सात्विक आहार, आचार, विचार, इन सबको यूज करके उसके शरीर और मन को इतना शुद्ध कर दिया जाता है कि उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है, उसकी जो चेतना होती है, वो शुद्ध अवस्था में हो जाती है। और जब वो शुद्ध अवस्था में होती है तो नेगेटिव चीजों को के लिए वो एक दीवार की तरह साबित होती है कि जो उससे टकरा के लौट जाए। ठीक है, आप देखिए कोई भी चीज, नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट उन पर ही ज्यादा होता है जो थोड़े वीक होते हैं, जिनका मनोबल, कॉन्फिडेंस वीक होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्री नेटल की प्रोसेस है कि गर्भ धारण करने के भी 6 महीने पहले से जो शुरू होती है, उसका रीजन यही है। गुड हर्षा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था। मैंने नहीं की, ओके सर। मैम मैं ये अच्छा, पूछ रही हूँ कि ये हार्मोनल या फिर किसी वजह ओके से जो ओके गरिमा जी, लोग बार बार रोते एक्चुअली हैं। स्क्रीन पे कम लोग दिखते हैं ना, तो और जो कैमरा ऑन रखते हैं वही दिखते हैं मोस्टली। जी हर्षा जी, क्या पूछ रहे थे आप? मैम कुछ मतलब मॉम होती है, वो बार बार हर चीज में रोती हैं या फिर बोलती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस 9 मंथ, तो उनके बच्चों को मींस बहुत, आपने बोला न्यूरॉन्स कम बनेंगे, तो क्या ये भी हम योगा या फिर कैसे, किस हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं या उनको इस चीज को मतलब खुश रहें वो, ये कैसे देखिए, पॉसिबल है? आप अपने कॉन्शियसनेस को जितना ऊपर उठाएंगे, उतना आप स्ट्रांग हो जाएंगे। आपका रोना, आपको दुख दर्द होना सिर्फ क्या सिंबल है कि आपके सराउंडिंग वो सिचुएशन नहीं है जो आप चाहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, जो एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि आप में, आपके में जो हार्मफुल केमिकल्स हैं या हार्मोन्स हैं, वो अधिक सीक्रेट हो रहे हैं, जो आपके मूड को स्विंग करके नेगेटिविटी साइड ले जा रहे हैं। देखिए, जैसे आप अक्सर देखिए, जब बारिश के दिनों में मान लीजिए 5-6 दिन सूरज नहीं निकलता है, ठीक है, बादल रहते हैं, तो देखिए आप बहुत आलस आलस फील करते हैं, सुबह उठने का मन नहीं होगा, पूरे दिन आलसी, आपका डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है। बारिश के दिनों में बोलते हैं ना, खाना थोड़ा संभल के खाइए, इनडाइजेशन जल्दी होता है। तो उसके बहुत से होते हैं। जैसे एक तो होता है कि आप प्रॉपर लाइट में रहें, ठीक है। फिर कुछ प्रोसेस होते हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक हवन कुंड या कंडा जिसको बोलते हैं ना, कंडे को जला के उसमें आप गाय के घी में चावल को भिगो के डालें, तो वो चावल और घी का एक प्रोसेस होता है कि वो उससे जो फ्यूम निकलते हैं, वो आपके एंडोर्फिन को, सीक्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो आपका मूड अच्छा होने लगता है। उसके बाद कुछ अपने मूड को डाइवर्ट करें। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज क्यों हो रही है। अगर आप वो ही नहीं समझ रहे और अपने मूड के साथ बहते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरा मूड स्विंग हो रहा है, दैट्स ओके, हो रहा है, मुझे समझ आ गया है कि ये हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, और ये जरूरी नहीं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, ऐसे भी होता है। कई दिन आप सो के उठिए तो आपको लगता है यार सबसे बुरा दिन है आज,
कोई रीजन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कम से कम ये चीज समझ में आनी चाहिए कि नहीं, ये पॉइंट अगर बढ़ा तो ये मेरे लिए एक चेन बनाता जाएगा बुरी चीजों की, इसको वहीं रोकना पड़ेगा। और वहीं रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप अपने पसंद का म्यूजिक सुन लें, आप अपने पसंद की बुक पढ़ लें, आप थोड़ा पार्क में घूम लें, नेचर से कनेक्ट हो जाएं, है ना। आप ये जो हवन वाला एक बोला था वो कर लें, आप किसी ऐसे फ्रेंड को कॉल कर लें कि जिससे आपको बात करके बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो इस तरह के आपको, ये भी एक तरह के ट्रीटमेंट है जो उस समय आपको लेना है। तो अगर आप उस समय ये ले लेते हैं, आपका जो मूड है वो तुरंत स्विच हो जाएगा। तो जो एक पीरियड मुश्किल से 2-3 मिनट चला, उसको यदि हम नहीं करते तो वो शायद पूरे दिन चलता, 2-4 घंटे चलता, है ना। और ये एक चैन होती है कि अगर एक चीज बुरी हुई तो उसके साथ फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। तो आप बोलते हैं ना आज तो सब गलत ही गलत हो रहा है, एक्चुअली गलत हो नहीं रहा है, वो आप करवा रहे हो, वो करने वाले आप हो, वो कोई और आपके साथ नहीं कर रहा है। यदि आपने पहले ही गलत में अपने आप को रोक दिया होता कि नहीं, इसके आगे की और 4 गलत मैं नहीं सह सकती हूँ, यही स्टॉप करना है। आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, भले ही आप 10 मिनट उसमें देंगे, लेकिन आपका मूड चेंज हो जाएगा, तो खाना भी अच्छा बनेगा, बाकी काम भी अच्छे होंगे। या आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में मालूम पड़ेगा कि किसी भी आपका जो कोलीग से उससे बहस नहीं होगी, है ना। तो वो 10 मिनट हमको लगते जरूर है कि हमने यार 10 मिनट बर्बाद कर दिए, लेकिन वो आपके पूरे दिन को सुधार देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है। और अभी इन जनरल क्या होता है कि हम ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है। अब जब हम समस्या को ही नहीं समझ पाएंगे तो उसका सलूशन कैसे ढूंढेंगे, है ना। बिल्कुल ये वैसा ही हो गया ना कि हमको नमक की क्वालिटी नहीं मालूम कि उसकी क्या क्वालिटी है। अब सब्जी हमको बहुत तीखी लग रही है, अब हम उसमें और नमक डाले जा रहे हैं कि थोड़ा और बेटर हो जाए, तो होगा क्या वो बेटर? नहीं होगा। तो बस वही है कि पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे साथ यदि ये हो रहा है, तो आप शांत बैठ जाएं, एनालिसिस करें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके रीजन क्या है। और हमेशा अपने आप को दूसरे पक्ष में रख के सोचें, सामने खड़े होकर सोचें, अपने अंदर नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स है इनको हम खत्म कर सकते हैं। क्योंकि आप ये मान के हमेशा चलिए कि आपके सराउंडिंग जो चीज है वो वैसी ही रहेंगी। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मेरे यहाँ तो बस ये हो जाए तो मैं खुश रहूं, ठीक है ना। या कोई एक पर्सन है, वो उसके कारण बस बहुत दिक्कत होती है, वो ना रहे तो सही रहे। नहीं, वो सब वैसे ही रहने वाला है, चेंजेस आपको अपने में करने पड़ेंगे। और जिस दिन आप सक्षम हो जाएंगे अपने में चेंज करने, तो आपके सामने वो सिचुएशन जो है वो होने के बावजूद भी आपको पेनफुल नहीं रहेगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अभी मैम रिसेंटली जब गर्भ संस्कार पे ही विनम्र सागर महाराज जी बंधा जी उनका आया था कि 6 महीने का पहले वही धातु शुद्धि कराया था, प्योरिफिकेशन। उसके बाद 9 मंथ्स का जो भी उन्होंने बताया उस कपल ने वो किया, तो इनकी बड़ी प्यारी सी बेटी हुई। और वो कहते हैं वो फूल जैसी बच्ची मुस्कुरा रही थी उस दिन लाइव उसमें ना, और एकदम शांत। तो इस चीज का मतलब मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है, मेरे रिलेटिव में भी एक प्रेगनेंसी थी, तो मैंने उन्हें भावना योग दिया प्रमाण सागर महाराज जी का गर्भ संस्कार वाला। तो उन्होंने पूरे 9 मंथ वो किया, तो उनकी डिलीवरी भी अच्छी हुई और जो भी बेबी हुआ वो काफी शांत और बहुत पॉजिटिव ऑरा वाला है। काफी फर्क आएगा। जिसको भी आप देखेंगे ना, अगर वो गर्भ संस्कार लेते हैं तो उससे जो बेबी होता है ना, इसको आजकल डिजायर बेबी, वर्चुअल बेबी ऐसे नाम दिए जाते हैं, बट वो बहुत अच्छा होगा। और देखिए, माँ बनना एक अलग बात है और माँ की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना बहुत अलग बात है। तो माँ बनना तो ठीक है, जिस दिन फिजिकल डिलीवर हुआ बेबी उसके बाद से आपकी ड्यूटी शुरू होती है देखा जाए। लेकिन अगर आप
माँ की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वाकई निभाना चाहते हैं तो वो कब से शुरू हो जाती है? कंसीव करने के पहले से। क्योंकि जैसे ही थॉट प्रोसेस आपकी चलेगी वैसी आत्मा आपके अंदर आएगी। तो आपके लिए एक माँ बनना किसी के लिए भी एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पूरी फैमिली, समाज, देश और विश्व को एक उन्नतशील और शांतिदायक बना सकती है। क्योंकि यदि हर माँ ये सोचे कि मुझे तो सिर्फ एक ऐसा बालक चाहिए है जो बहुत सज्जन हो, शांति प्रिय हो, बहुत अच्छा हो, सौम्य हो, तो फिर दुनिया में अगर हर माँ ये सोचे तो बाकी चीजें कहाँ रह जाएंगी फिर? जो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी। परिवार अपने आप अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, क्योंकि परिवारों से ही मिलके समाज बन रहा है। समाज अच्छे होंगे तो देश अच्छे होंगे, और देश अच्छा होगा तो विश्व अच्छा होगा। तो पूरी विश्व की शांति और विश्व के अच्छे होने का जो पूरा दायित्व है वो एक माँ पर रहता है। तो आप ये सोच के चलिए कि माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर हम उसको वाकई निभाएं तो वो अपने आप में एक बहुत मतलब बहुत प्रीशियस है वो चीज। क्योंकि आप पूरे एक जीवन, नए जीवन को दे रही हैं, उसे गढ़ रही हैं, और उसे पूरा एक ऐसा सर्वांगीण विकास वाला एक ऐसा सिटीजन बना रही हैं। तो ये अपने आप में आपकी एक बहुत बड़ी समाज को देन है, हर माँ की। और किसी का क्वेश्चन है? मैम ये जो सब आप बता रही हैं गर्भ संस्कार के बारे में, या मतलब माँ बनने की क्या भूमिका रहती है तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को पहले से थोड़ा थोड़ा ये इन चीजों के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो आगे जाके अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि हमें आगे जाके क्या करना है। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि यदि आप अपने आप को ही देखें तो जब कभी भी आप माँ बनी होंगी तो क्या आप इन सब चीजों से परिचित थी? नहीं। और कहीं ना कहीं आपको मन में एक पल के लिए ये लगा होगा कि काश उस समय मुझे ये सारी चीजें मालूम होती। तो मेरी ये जो 2 क्लास मैंने ली ये टोटली आउट ऑफ कोर्स है ना? लेकिन ये सिर्फ इसीलिए ली क्योंकि आज या तो वो खुद माँ है, या उसके मान लीजिए बच्चे हैं कि भविष्य में वो माँ या फादर बनेंगे, या उनके कोई फ्रेंड हैं, फैमिली मेंबर हैं, तो एटलीस्ट वो इस अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकें, फैला सकें कि ऐसा भी होता है। जी मैम। तो आप लोगों से कि ये क्लास लेने का मेरा उद्देश्य ही इतना था कि इस चीज के लिए एक आई ओपनिंग होता ना, कि हमको एक आई ओपनिंग हो जाता कि हाँ ये चीज ऐसी भी है। अब यदि जिसका इंटरेस्ट होगा तो वो ऑटोमेटिक उसमें और सर्च करने लग जाएगा और खोजने लग जाएगा, क्योंकि जिज्ञासा एक हमेशा हमारी क्वालिटी रही है, और वो जिज्ञासा ही थी जिसने एक आदिम गुफाओं से हमको आज यहाँ तक पहुंचा दिया। यदि जिज्ञासा नहीं होती तो हम आज भी गुफाओं में रह रहे होते। ठीक है ना? तो इसी सेंस के कारण मैंने आप लोगों की ये 2 स्पेशल क्लासेस ली हैं, कि यदि मैं ऐसा मानती हूँ कि आज मेरी क्लास में मान लीजिए 20 लोग रहते हैं, और अगर वो 2-2 व्यक्ति को भी अवेयर करते हैं तो हमारे पास 60 की क्वांटिटी हो जाती है। तो जी ये मैम, सिर्फ बहुत एक चेन डेवलप करना है कि भाई आपके थ्रू 2 को करें, फिर जिन 2 को आप करें वो शायद किसी और 2 को करेंगे। तो ये एक नेटवर्क डेवलप करना है। तो इनको आप लोग भी स्प्रेड करें जितना अधिक हो सके, क्योंकि एक ये चीज है कि इससे भी हम विश्व शांति की ओर बढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पिलर होगा। जो हम विश्व शांति का यदि एक पूरी छत बनाते हैं तो 4 में से एक पिलर ये भी है। क्योंकि एक जी बार मैम। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, उसके जो पूरे संस्कार, उसके जो विचार, वो सब कहना चाहिए परिपक्व हो जाते हैं। तब आप उसमें चेंज करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप में से ही अभी ढेर लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे मेरी तो सुनता ही नहीं है, मन की करता है बच्चों के बारे में, है ना? जी मैम। कि अब बड़ा हो गया है, अब वो मेरी नहीं सुनता है, वो अपने मन की करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो
मेंटल मैकेनिज्म है वो मैच्योर हो चुके हैं, बन चुके हैं, है ना। तो उसके अपने एक्सपीरियंस और आपके जो एक्सपीरियंस थे, जो जो शब्द उसने सुने, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तो वो 5 साल तक 2000 से 10,000 तक शब्दों की वोकेबलरी पर डे गेन करता है। तो अब देखिए, जैसे एक जो एकदम लोअर कास्ट से जो बच्चे आते हैं, ठीक है, वो मिस वर्ड यूज करते हैं जिनको हम गाली कहते हैं, और उनके लिए वो कॉमन लैंग्वेज होती है। वो अपने हो सकता भाई के साथ भी वैसे ही बात करें या अपनी माँ के साथ भी वैसे ही बात करें। और अगर थोड़े से हम अपनी कैटेगरी में आते हैं तो हम उन शब्दों को ना बोलना पसंद करते, ना सुनना पसंद करते हैं। और अगर गलती से कभी किसी ने, हमारे बच्चे ने या किसी ने यूज कर लिया, तो वो बड़ा ही एक बुरा माना जाता है। तो रीजन क्या है? क्योंकि उनके आसपास का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, तो वो चीज उनको गलत ही नहीं लगती है, क्योंकि वो बचपन से वही सुनता आ रहा है बच्चा, है ना। तो बच्चे के जो मेंटल मैकेनिज्म डेवलप होते हैं, उसमें लगभग जो 80% वर्ड होते हैं वो हमारे ही होते हैं। हमारे मतलब उस बच्चे के सराउंडिंग जो भी लोग रहते हैं, वो चाहे पेरेंट्स हों, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, टीचर्स हों, वो उनके ही रहते हैं। जी मैम, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। मैम एक स्लाइड थी कल WHO की, जिसमें आप हेल्थ के ऊपर था कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना। तो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने के वर्ड में हम क्या, किस तरह से मतलब उसको डेफिनेट करेंगे? हाँ, देखिए, मैंने कल आपको बताया भी था, जैसे हर चीज के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट आध्यात्मिक का लें तो बहुत अच्छा है, उससे अच्छी चीज दूसरी नहीं। लेकिन उसी का नेगेटिव, अब जैसे मान लीजिए ये जो काला जादू होता है, टोना टोटका होता है तो ये भी अध्यात्म ही ना। इसमें भी मंत्र तंत्र है, शक्तियां हैं, बट ये उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट हम क्या ले सकते हैं कि जब वो धार्मिक रिचुअल्स आपके लिए, आप उसके एडिक्ट हो जाएं, वो भी नेगेटिव है। मैम, तो मैम स्पिरिचुअल डिप्रेशन भी होता है ना किसी किसी हाँ, का? बिल्कुल बिल्कुल होता है ना। जैसे किस सेंस में, सपोज हमारे घर में कोई बीमार है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो बेड पे है, उसको मान लो मेडिसिन लेनी रहती, उसके पहले नाश्ता करना रहता है, लेकिन हम बोले नहीं भाई, हम तो मंदिर जाते हैं, तो हम तो वो नहीं छोड़ेंगे, आपका आप देखें। तो ये भी नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि धर्म हमेशा क्या बोलता है कि कमजोर को पहले सपोर्ट करो, और जिसमें जैन धर्म तो बिल्कुल पूरी तरह से भावना प्रधान है ना। तो अगर वो भावनाएं, हमें धर्म हमको कोई ऐसी चीज करने से रोक रहा है जो हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भी वो नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत से नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को हमें अध्यात्म में भी मिलते हैं। जैसे हम मैम मुस्लिम इस्लामिक धर्म का कह सकते हैं कि टेररिज्म को बढ़ा रहे, वो थोड़ा। हाँ, वो भी नेगेटिव एस्पेक्ट है। देखिए, मैम धर्म कई का बार ऐसा अर्थ भी होता क्या है। होता है? धर्म का अर्थ क्या होता है? धारण करना। धर्म मतलब होता है कि आप अपने कॉन्शियसनेस को इतना फैला लें कि आप हर चीज को उसमें धारण कर पाए। जब भी समूह शरण लगता है तो उसकी कॉन्शियसनेस मैक्सिमम होती है, और वहां कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि यहाँ मुस्लिम नहीं आएगा या यहाँ हिंदू नहीं आएगा। जो उस कैटेगरी को फॉलो करते हैं, वहां आने की जो भी क्वालिफिकेशन है, उसकी वहां एंट्री है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि आज जो धर्म को बना लिया है, वो जैसे ही व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है तो वो अपनी कॉन्शियसनेस को फैलाने की बजाय सिकोड़ना शुरू कर देता है। ये धर्म का बिल्कुल विपरीत रूप है। अगर हम बोलते हैं कि डमो अरिहंताणम, की मतलब जितने भी अरिहंत हैं, वो कहीं भी हो, कोई भी आत्माएं हो, जो भी अरिहंत के मूल गुणों को फॉलो कर रही हैं या जिनमें क्वालिटी है उनकी, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। हम ऐसा कहीं नहीं बोलते हैं कि जैन अरिहंतों को हम नमस्कार कर रहे हैं। तो हिंदू धर्म भी बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि कोई भी हो जन, वो सुखी हो। उसमें कोई कैटेगरी नहीं दी जाती है कि जो हिंदू है वही सुखी हो या जो सनातन धर्म मान रहे हो वही सुखी हो। तो धर्म हमेशा, यदि उसका आप बेस देखेंगे, तो धर्म का अर्थ होता है कि अपनी चेतना को फैलाना,
अगर आप लोग ने किसी ने कभी कॉन्शियसनेस का स्केल देखा होगा तो वो कैसा होता है, जैसे आइसक्रीम की कोन होती है ना, नीचे एकदम पॉइंटेड और ऊपर ऐसी चौड़ी। तो जितना नीचे रहता है ना उतनी सारी नेगेटिविटी होती है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, गिल्ट, है ना, ये सारी चीजें। और लगभग 250 पर वो न्यूट्रल होता है। और 250 के ऊपर जब कॉन्शियसनेस बढ़ती है तो 700 तक कौन से पॉजिटिव इमोशंस होते हैं? प्रेम, करुणा, दया, वात्सल्य, ये सारी चीजें जो ऊपर होती हैं। और 700 के ऊपर जब कॉन्शियसनेस जाती है तब एनलाइटमेंट या केवल ज्ञान होता है। तो एक्चुअल धर्म का मतलब ये है कि हम अपने आप को फैलाएं, ठीक है ना, हर चीज को हम अपने अंदर धारण कर सकें, वो धर्म है। मैम ये जो आप गर्भ संस्कार कह रहे हो, तो ये अपने ही भावों से अपने आप करना होता है, मतलब किसी दूसरे से, जैसे गुरु महाराज से? क्योंकि हर जगह तो ऐसे लोग नहीं होते जो गर्भ संस्कार करा सके। देखिए, ये गर्भ संस्कार का आजकल एक रिचुअल रूप ले लिया है, उसको भी संकुचित कर दिया है कि हिंदूज जो हैं वो यज्ञ हवन कर लेते हैं, हर धर्म अपने हिसाब से जो रिचुअल्स है वो कर लेता है। बट एक्चुअल गर्भ संस्कार का मतलब होता है कि आपके जो भी पर्टिकुलर एटीट्यूड हैं, आपका चलने का ढंग, आपका बैठने का ढंग, आपका सोचने का ढंग, आपका खाने का ढंग, वो सारी चीजें गर्भ संस्कार में आती हैं। तो गर्भ संस्कार हमेशा एक पर्सनल, यदि आप ट्रेनर लेके करते हैं तभी इफेक्टिव होता है, क्योंकि वही आपको एनालिसिस करके ये देख सकता है, डायग्नोसिस कर सकता है कि आप में किन चीजों की कमी आ रही है और उनको फिर वो फिल कर सकता है। बाकी मैम जो ये ग्रुप पूरे में 9 मंथ और 6 मंथ बिफोर ये पूरा एक आपको एक माइंड। हाँ, ये इवन ये जब कंसीव करने का प्लान करते हैं तब से शुरू कर देते हैं और ये लंबे समय तक चलता है। मतलब आप ऐसा मान लीजिए लगभग 1.5 से 2 साल। मैम हम्म नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर होते हैं वो कराते हैं, या योगा ट्रेनर वगैरह कराते हैं? देखिए, ये जो मैम मेंटल ट्रेनर होते मैम हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? जी हाँ, बोले। मेरी आवाज नेट से आ रही है, बोले, आपकी आवाज आ मैम रही है। मैं कह रही थी किसी को करवाना है तो हमारे यहाँ पे एक नेहा दीदी ब्रह्मचारिणी है, नेहा दीदी ब्रह्मचारिणी और पिंकी दीदी, वो ऑनलाइन भी करती हैं और उनका मतलब पूरे में मतलब बहुत ज्यादा उनका है, उनका सबका दोनों का गर्भ संस्कार के लिए फेमस है वो पूरे में। तो जो हेलो गर्भ संस्कार है तो वो ऐसे योग थेरेपिस्ट से कराएं जो मेंटल ट्रेनर भी हो, क्योंकि जब तक वो दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक प्रॉपर गर्भ संस्कार नहीं होगा। यदि आप योग एक्सपर्ट से कराते हैं तो वो फिजिकल करा देगा, यदि आप कुछ रिचुअल कराते हैं तो उसमें आपका मेंटल हो गया, वो भी 100% नहीं हुआ इंडिविजुअल। तो कोई बहुत अच्छा मेंटल ट्रेनर और जो योग थेरेपिस्ट भी हो वो ही एक बेस्ट आपको करा सकता है, क्योंकि रिचुअल लोग से तो बहुत लोग करा रहे हैं, वो जस्ट एक हवन या कुछ इस टाइप के प्रोसीजर्स कराते हैं। तो मैम वो एक बार करने से ही फर्क पड़ जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो गलत इंटरप्रिटेशन है। एक्चुअली वो रिचुअल बन जाता है। जैसे होता ना कि 9 मंथ में हमने बेबी शावर लिया, वो रिचुअल्स है, थोड़ा फर्क पड़ेगा 1% 2%। एक्चुअल जो होता है जो आप कंटिन्यूएशन में करते हैं, सी जो भी मदर बनती है वो आज अगर देखें तो अब 25 to 30 ईयर एज होगी उसकी लगभग, या 32, इतना इसी के आसपास अभी प्रेजेंट में जो माँ बन रही। अब आप सोचिए कि उस समय के उसके मेंटल मैकेनिज्म कितने पक चुके होंगे, तो वो एक दिन में कैसे बदले जा सकते हैं, है ना। और रिचुअल्स करने में भी क्या होता है कि वो तो सबको एक साथ एक रिचुअल करा देते हैं, और मैम जैसे बेबी मतलब आपका नहीं पकड़ते ना कि आपका मेंटल सेटअप। मैम जैसे बेबी शावर का आजकल ट्रेंड है बहुत ज्यादा, तो वो 7 मंथ में किया जाता है, तो मैम बच्चे का तो तब तक माइंड पूरा डेवलप हो चुका होता है,
तो उसका क्या रीजन? वो बेबी शावर सिर्फ एक ब्लेसिंग के तौर पे लिया जाता है कि उस समय उतनी सारी पॉजिटिव इमोशंस हमारे पास हों, ऐसा है ना। लेकिन जो साइंटिफिकली होता है वो टोटली डिफरेंट होता है रिचुअल्स या किसी के भी हिसाब से। उसमें आपका एक्सरसाइज भी रहेगी, मेंटल एक्सरसाइज भी रहेगी, फिर किस ट्राइमेस्टर में क्या करना है, फिर प्लस आपकी पूरी रिपोर्ट्स देखी जाएंगी कि आपकी प्रेगनेंसी की पोजीशन क्या है, क्योंकि कई बार कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, सभी का तो नॉर्मल होता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब देख के हम करते हैं तब वो प्री नेटल में आता है या गर्भ संस्कार में आता है ना। फिर हम पूरी हिस्ट्री आप लेते हैं उस माँ की कि उनकी हेरिडिटी में क्या क्या डिजीज हैं, तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि उसके बेबी के डीएनए से वो डिलीट कर दें और उसको डिकोड कर दें। तो ये एक बहुत एडवांस साइंस है, जीनोम्स का या जेनेटिक साइंस जो होता है उसका बहुत एडवांस साइंस है। बस अभी जो लोग करते हैं वो सुपरफिशियली करते हैं देख के, और उससे हाँ फर्क थोड़ा जरूर पड़ता है, भले ही कम पड़ता है लेकिन पड़ता है। जैसे आपने कुछ रिचुअल्स किए तो उतनी देर तक आपने मंत्र सुने, जैसे आप मंदिर गए, मान लीजिए 1 घंटे बैठे, तो 1 घंटे में से 40-45 मिनट तो ऐसे होंगे कि आप थोड़े शांत रह पाएंगे। भले ही 15 मिनट आप किसी चीज में उलझ जाएं, तो एटलीस्ट आपको उतनी देर की तो शांति या आपका माइंड पीसफुल स्टेट में आ जाता है। तो ऑब्वियसली इनसे फायदा मिलता है लेकिन बहुत अधिक नहीं मिलता है। मैम ये जेनेटिकली लेवल पे डिकोड कैसे किया जाता है? 1 मिनट, एक एक बोलिए ना। पल्लवी जी आप बोलिए पहले। मैम अगर ये सीखना है इसको हम लोग को, तो इसको कैसे सीखेंगे? मैम इसके लिए बहुत लंबा समय दिया जाता है। जैसे मैं अभी पिछले 15 सालों से काम कर रही हूँ इस पे, है ना। तो मतलब मैम हम लोग भी अगले 15 साल आपके साथ रह के सीखेंगे नहीं, फिर इसको। एक्चुअली देखिए 15 साल नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये रहता है कि आपको हर पल कुछ नया मिलता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि एक, जैसे मैंने जब एनएलपी का कोर्स किया तो उसमें फिर ये नेटल को लेके एक अलग एस्पेक्ट मिला। तो ऐसे बहुत सारी चीजें कहीं 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 से लेके फिर उसको हम एक कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर दिया, है ना। तो वो मतलब एक, मैम इसका मतलब आप सिखाती हैं ये कोर्स? हाँ मैं ऑनलाइन तो हम लोग क्लासेस को, लेती हूँ ये सारी। हाँ तो फिर हम मेरी लोग को आपको ज्वाइन एक्चुअली करना होगा। मॉर्निंग में जो मैं आप लोग की कभी क्लास नहीं ले पाती हूँ ना, मेरी मॉर्निंग 7 o'clock से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। मैं योग थेरेपिस्ट हूँ, तो मॉर्निंग 7 o'clock से मेरी क्लासेस रहती हैं और अभी 11 पर खत्म होती है ना। क्योंकि मेरे पास सारी थेरेपी की क्लास है और सारी 1-to-1 रहती हैं। मेरी किसी क्लास में कोई भी ग्रुप नहीं है, क्योंकि ग्रुप में हम थेरेपी कभी भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी 2 व्यक्तियों की प्रॉब्लम कभी भी एक सी नहीं हो सकती है ना। सो हाँ, ऐसे जरूर हम 2 कर लेते हैं कि सपोज अगर मान लीजिए हस्बैंड को प्रॉब्लम है, वाइफ एकदम नॉर्मल है या घर का कोई और नॉर्मल है, तो ठीक है, फिर वो जो कर रहा है वो आप करता जाए, हम फोकस अपने जिस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं उस पर रखेंगे। तो ऐसे करके कई बार 2 मेंबर का हो जाता है, अदरवाइज सिंगल ही रहते हैं सभी। मैम इसमें कौन कौन सी थेरेपीज हैं आपके पास जो आप सिखाते हैं? मेरे पास तो योग थेरेपी और एनएलपी ही है। एनएलपी जो होती है वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, तो ये इसको आप बोल सकते हैं कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे रेकी, प्राणिक हीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें इसी से निकली हैं। ये मदर है सारी चीजों की, है ना। हिप्नोथेरेपी वगैरह और ये पास्ट लाइफ ये सब रिग्रेशन ये भी सब है इसी से इसमें? निकले, हाँ ये सब इसी से निकला है। ठीक है, तो और जैसे किसी को मैं, फोबिया वगैरह होता है उसका ट्रीटमेंट वो हाँ सब इसी में आता है? इसमें लगभग जो एनएलपी में लगभग 600 से 700 टेक्निक्स हैं सारे ट्रीटमेंट की। लेकिन बस वही बात होती है कि जब मैं किसी की भी क्लास लेना शुरू करती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप प्रिपेयर करके रखिए कि कम से कम 1 साल तक आप कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मेरी भी मेहनत बेकार, आपका भी टाइम पैसा सब बेकार। क्योंकि इनके बहुत फास्ट नहीं होते हैं असर, इनके असर होते हैं लेकिन थोड़े स्लो होते हैं, बाकी स्थायी होते हैं। ये प्लस पॉइंट होता है, ऐसा टेम्परेरी नहीं होते हैं। बड़ी देर से मिले आप। मिले तो सही, जब जागे तब सवेरा, है ना।
चलिए, और किसी का है कोई क्वेश्चन? यस मैम। मैम, देखा जाए कि आपने जो भी कुछ बताया उससे तो ये फर्क पड़ता है कि माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कई बार नहीं बहुत बार ऐसा होता है कि जो माँ का है ना, वो विश्वास गर्भ संस्कार में या इस तरह के संस्कारों में नहीं होता है, लेकिन घर वालों का विश्वास होता है, और फिर वो उस चीज को फोर्सफुली करते हैं, और फिर मतलब एक माँ को जबरदस्ती वो सब करना चाहिए, तो फिर बच्चे भी तो कोई असर उसका नहीं, अच्छा असर नहीं होता होगा ना। नहीं आएगा बहुत अच्छा इम्पैक्ट, क्योंकि जो बेबी होता है वो चूंकि सबसे पहले माँ से ही जुड़ा होता है, तो माँ के जो इमोशंस होते हैं या जो भी फीलिंग्स होती हैं वो उसका ही ज्यादातर पार्ट जो है वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर माँ ही किसी चीज को रिजेक्ट कर रही है तो वो चीजें उस बेबी तक भी नहीं पहुंच पाती हैं, या कुछ 1-2% पहुंच जाएंगी बस। तो 1-2% हम ऐसा मान के चलते कि वो नहीं के बराबर है। और मैं माँ को तो ट्रस्ट है लेकिन पिता को नहीं है, तो उसमें क्या इफेक्ट आता है फिर? नहीं, पिता को नहीं है तो कोई बात नहीं, उनको बोलो आप साइड में बैठे बस रहिए, सुनिए, क्योंकि बच्चा माँ से जुड़ा है ना। माँ से ज्यादा जुड़ा है। हाँ, जब तक वो उसके गर्भ में है तब तक तो वो माँ ही उसका मीडियम है सारी चीजें सुनने का, समझने का, ग्रहण करने का। जब वो फिजिकली डिलीवर हो जाता है उसके बाद वो इन्फ्लुएंस होता है बाकी चीजों से, फिर वो चाहे पिता हो चाहे दादा दादी हो, उसके सराउंडिंग जो भी मेंबर्स हों, है ना, उनसे इफेक्टेड होगा। बट जब तक वो गर्भ में है तब तक वो सिर्फ माँ से ही जुड़ा होता है। अच्छा मैम, ये बात और बताइए कि ऐसे मतलब किसी में मतलब कोई व्यक्ति ऐसे मतलब किसी के अंदर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हैं, तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या मतलब रेकी दे सकते हैं, या किस टाइप से उसको पॉजिटिविटी दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि वो नेगेटिविटी क्यों है। जब तक आप उसके बीज को नहीं पकड़ेंगी कि उसका रीजन क्या है, तब तक आप कितना भी ऊपर से उसको कुछ भी देते जाएंगे वो रुकेगा नहीं। कुछ समय इफेक्टेड रहेगा जितनी देर तक आप दे रहे हैं। सपोज आपने कोई एक मोटिवेशनल स्पीच उसको सुनने को बोला, तो वो अगर 1 घंटा सुन रही तो ठीक है, 1 घंटे तक वो असर रहेगा, लेकिन जैसे ही वो खत्म होगी तो 10-15 मिनट बाद वो गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको रूट ऑफ कॉज जानना पड़ेगा कि अगर वो नेगेटिव है तो क्यों है, ऐसा क्या उसके साथ हो रहा है, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विदाउट प्रेगनेंसी, अगर कभी भी हम किसी मुश्किल में हैं तो सबसे पहले डिस्कवर करें व्हाई। जब तक आप इस व्हाई को डिस्कवर नहीं करेंगे तब तक आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। जब आपको कारण पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है, इसके कारण ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, तो आप उस कारण को हटा दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज हट गई। फिर आप अपनी जो भी और उसको थेरेपी है वो दीजिए। तो वो उस समय जब आप थेरेपी देंगे तो वो उसमें रुकेगी, वो धारण करेगा। तो सी जैसे मटका भरा हुआ है एक, अब उसमें आप कितना भी पानी डालते जाएं वो तो बह जाएगा ना। जब तक आप उसके पुराने पानी को खाली नहीं करेंगे तब तक नया फ्रेश कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वाई डिस्कवर करना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। यदि आप किसी समस्या में जूझ रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, उससे लड़िए मत, आराम से बैठ जाइए, डिस्कवर कीजिए वाई, ये है क्यों, ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, उन रीजन को हटाइए, ऑटोमेटिक आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और लड़के तो सिर्फ आप अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आप उसको देखिए कि उसके कारण क्या है, अगर कोई नेगेटिव है तो कारण क्या है। वैसे भी ह्यूमंस एक बाय नेचर नेगेटिव ही रहता है, लेकिन जब ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, या तो वो बहुत ऊपर पॉजिटिव हो गया तो भी गड़बड़ है, बहुत नीचे नेगेटिव हो गया तो भी गड़बड़ है। ये दोनों इमोशन हमेशा बैलेंस में ही होने चाहिए, तभी वो स्वस्थ कैटेगरी में है। बहुत अधिक पॉजिटिव हो गया तो पहाड़ के ऊपर खड़ा है, बोले हाँ सब कुछ ठीक होगा, डर के आगे जीत है, जंप कर देते हैं, तो वो भी गड़बड़ है ना। तो हाँ। हमेशा
ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन नेचर, हर चीज ऐसा बनाया गया है कि ये जब तक बैलेंस रहता है तभी तक ये अपनी बेस्ट पोजीशन में या बेस्ट स्टेज में रहता है। ठीक है। नहीं, मुझे एक चीज पूछनी हाँ बोले। कि आज जो ये बाल संस्कार भी चल रहे हैं, जैसे अपने महाराष्ट्री भी कराते हैं, शायद पनागर में हुआ था बॉयज का, तो इसका क्या रोल रहता है? क्योंकि गर्भ संस्कार एक अलग प्रोसेस हो गया और बिल्कुल। बाल संस्कार एक अलग एज उस पे आकर के एक अलग चीज हो गई, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहता है? और ये देखिए खाली बाल बॉयज का है और ये गर्ल्स का भी होता है? बाल संस्कार आज की डेट में इसलिए जरूरी हो गया है कि कुछ चीजें हम बच्चों को बिल्कुल भी नहीं सिखाते हैं। सभी के यहाँ सिंगल या डबल चाइल्ड होते हैं मोस्टली आजकल तो, और सिंगल का ही ज्यादातर पैटर्न है। अब हम बच्चे के साथ गेम खेल रहे हैं, मालूम है कि वो हार जाएगा लेकिन हम उसको जिता देते हैं मैनिपुलेशन करके, वाओ तुम जीत गए। ठीक है। सो हम उसको कभी हारना नहीं सिखाते हैं, और जैसे ही वो जब बड़ा होता है और दुनिया में कदम रखता है तो वो पहली हार को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि आपने हारना नहीं सिखाया। ठीक है। अगर वो बहुत गुस्से से चिल्लाया, आपने बोला ठीक है अच्छा चुप हो जाओ, जो चाहते हो वो कर लो, आपने उसके इमोशन को मैनेज करना नहीं सिखाया, सिर्फ उसको सप्रेस करना सिखाया। तो क्या होगा? क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पेशेंसली उसकी बात सुन सको। बच्चे जो अपनी बात ना बहुत धीरे धीरे और बहुत टाइम लगता है उनको समझने में, हमारे आपके जैसे बहुत इजीली नहीं बोल पाते हैं। तो वो सप्रेस करना आपने सिखाया कि अपनी नेगेटिविटी को छुपा लो, ऊपर से अगर कुछ गिफ्ट मिलता है वो इकट्ठी होती जाएगी। तो ये सब चीजें जो हम आज अपनी फैमिली में एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं, उन चीजों को हटाने के लिए बाल संस्कार बहुत जरूरी हो जाता है। हम कितना रिलेशन के प्रति उनको अवेयरनेस दे पाते हैं, या कितना हम उनको गाइड पर कर पाते हैं कि किस रिलेशन को कैसे निभाया जाए, है ना। सो हम सेक्रीफाइसेस करना बताते ही नहीं हैं। ठीक है ना। यदि मान लीजिए कोई रिलेटिव आए, उनके बच्चे ने उसका अपने बच्चे का एक महंगा खिलौना तोड़ दिया, तो जाके हम बच्चे को डांटेंगे, तुमसे बोला था ना सारे खिलौने छुपा के रखो, उसने तोड़ दिया, इतना महंगा खिलौना था, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? कितनी सारी बातें हम कह देते हैं। अब आपने इस सेंटेंस में देखिए अपने बच्चे में कितनी नेगेटिविटी डाल दी, चीजों को छुपाना सिखा दिया। ठीक है। शेयरिंग करना बंद कर दिया। उसके मन में ये बात डाल दी कि पैसा बहुत कठिनाई से आता है, तो जब वो बड़ा होगा और पैसे कमाएगा तो सबसे पहला यही वृक्ष उसके सामने आके खड़ा हुआ कि भाई पैसा कठिनाई से आता है। यदि मेरा पैशन गाना है तो गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं 24 घंटे भी गा सकता हूँ, तो वो सहजता से है तो उससे कैसे पैसा आएगा? नहीं, मैं कठिनाई वाला काम करूं कि 9 से 5 ऑफिस जाता हूँ जो मुझे मेंटली बहुत थका देता है और मेरे लिए कठिनाई है, हाँ पैसा वहां से आएगा। आपने कितनी सारी चीजें आपके 2 सेंटेंस ने उस बच्चे में डाल दी। तो कहीं ना कहीं आज पेरेंट्स की बहुत कमी है पेरेंटिंग में, क्योंकि जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 साल तक के बच्चे में सेल्फ रिस्पेक्ट इतना स्ट्रांग होता है जितना आप में नहीं होगा, और हम उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार तोड़ते हैं उस समय। चलिए, आपका समय हो गया है क्लास का, मैम का फोन आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्लास ओवर करते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू सो मच मैम।